Hello everyone, myself Prince Kumar. I am belongs to Rathiya. Today is our first class. I am a biology faculty of Life Education. So we start with our first chapter, cell. Why we choose our first chapter as a cell? We know in 9th class we will study about cell. Cell, what do you mean by cell? Define cell. तो इसको डिफाइन भी करो सेल को। तो सेल होती क्या है? जैसे कि आप सभी देख चुके हो कि हर एक घर है, एक दीवार है, छोटी छोटी ईंटों से ब्रिक से मिलकर बना होता है। उसी की तरह सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इस धरती पे सरवाइव करते हैं, सभी के सभी एक स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलकर बने होते हैं। उस स्मॉलेस्ट यूनिट को बोलते हैं सेल। तो आओ हम पढ़ते हैं, शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो डिफाइन करते हैं सेल को। और जो यू मीन बाय सेल, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मीन कि सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइफ को बनाने वाली एक स्ट्रक्चरल आकृति देने वाली और फंक्शनल चलाने वाली जो यूनिट है वो है सेल। तो कितने टाइप की होती है सेल? सेल के अकॉर्डिंग हमने ऑर्गेनिज्म को 2 टाइप में डिवाइड किया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वन इज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, and other is multicellular organism। वो ऑर्गेनिज्म जो अकेली सेल का बना है, एक सिंगल सेल का बना है, तो उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल अपने लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अमीबा, यीस्ट और काफी सारे अपने पास बैक्टीरिया और प्रोटोजोम्स, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोम्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर इन्वॉल्व है। अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हम लिख सकते हैं कि एनिमल्स एंड प्लांट्स। हायर एनिमल और प्लांट जितने भी हम देखने को मिलते हैं वो सभी क्या है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, काफी सेल्स से मिलकर बने होते हैं, तो उनको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो थोड़ा सा और जानते हैं सेल के बारे में। Who discovered cell? सेल की डिस्कवरी किसने की? सबसे पहले सेल को किसने देखा? सबसे पहले सेल को देखा था रॉबर्ट हुक ने इन 1665 में इसने रॉबर्ट हुक ने देखा इनको, सेल को। तो वो सेल कैसी थी, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। वो सेल थी डेड। तो डेड सेल को ऑब्जर्व किया इन्होंने सबसे पहले। तो अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की? तो लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी एंटन वुन ल्यूवेनहुक। एंटन वुन ल्यूवेनहुक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। तो थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं सेल के बारे में ही। तो पहले हम थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। और यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर तो देखा है, तो अभी इनकी स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। इन 9th क्लास वी विल डिस्कस अबाउट इट्स स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। तो इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो एनिमल का आपके अध्यापक ने, जो भी आपके टीचर थे, उन्होंने आपको एनिमल के रिगार्डिंग आपके चिक के थोड़ा सा चिक को बाहर निकाल कर उसको पैकिंग डिश पे रख के आपको दिखाया होगा माइक्रोस्कोप के अंदर। उसी तरह प्लांट के लिए आपको ऑनियन पील का यूज करते हुए एक प्लांट सेल को दिखाया था। तो हम एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। लाइक वैसी ही स्ट्रक्चर एनिमल और प्लांट की अपने को देखने को मिलती है। तो देखते हैं जी, शुरू करते हैं। हर एक सेल जो है वो इसी टाइप से छोटे छोटे स्मॉल बॉक्सेस से मिलकर बनते हैं। शेप और साइज डिफर करता है, वेरिएबल अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन। हर एक सेल के अंदर कुछ एक डेंस मटेरियल देखने को मिलता है सेंटर में,
इनसे रिजेंबल खाते हैं, इनसे मिलते जुलते हैं। तो न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने को डिस्कवर किया। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले न्यूक्लियस को देखा। तो सेंट्रल अपने ऑर्गेनली सेंट्रल जो डेंस मटेरियल है वो क्या है? न्यूक्लियस है। तो इसके बारे में देखेंगे। तो मतलब एक स्मॉलेस्ट जो पार्ट यहाँ पे देखने को मिला है, तो ये अपना क्या है? सेल है। तो आप इसको एनिमल सेल भी मान सकते हो, प्लांट सेल भी मान सकते हैं, बट हम इसको अब थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं, देखते हैं कि एनिमल और प्लांट सेल के अंदर डिफरेंस क्या है। तो देखिए स्ट्रक्चर कुछ भी बना सकते हो, स्फीरिकल, क्यूबिकल, कुछ भी, क्योंकि वेरिएबल है अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन। तो यहां मैं एनिमल सेल बनाने की कोशिश करता हूं और यहां मैं प्लांट सेल बनाने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले अंदर डेंस मटेरियल, आउटर मोस्ट जो स्ट्रक्चर है उसको देखिए, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। देखो ये अपन ने प्लांट सेल बनाया है और ये एनिमल सेल बनाया है। प्लांट सेल के अंदर भी क्या देखने को मिला? न्यूक्लियस। और इसमें भी क्या देखने को मिला? न्यूक्लियस। सेंट्रल बॉडी जो है वो क्या है? न्यूक्लियस। ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो आउटर मोस्ट लेयर देखने को मिली, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको कई बार आपने देखने को मिलती है कि सेल मेम्ब्रेन बोल दिया जाता है इसको, सेल मेम्ब्रेन। एनिमल के अंदर जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो है सेल मेम्ब्रेन, जो कि क्या होती है? लिविंग होती है। ध्यान रखना कि वो लिविंग कंटेंट है, आउटर मोस्ट लेयर लिविंग है। तो यहाँ पर भी देखते हैं प्लांट के अंदर जो आउटर मोस्ट लेयर उसको बोलते हैं सेल वॉल। ये डेड होती है। मैंने लिविंग लिखा होता इसीलिए लिखा कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर सको कि कौन सी लिविंग है और कौन सी डेड है। तो ये डेड मटेरियल की बनी होती है सेलों, और इसकी इनर मोस्ट लेयर वही सेम उसी टाइप से। इसकी क्या नाम है? इसका प्लाज्मा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी को सेल मेम्ब्रेन भी बोल दिया जाता है। ये सबसे पहले अपने को डिफरेंस देखने को मिला इनकी सेल के अंदर। अदर डिफरेंसेस देखेंगे थोड़ा डिटेल के दौरान। अब हम शुरू करते हैं थोड़ा सा सेल की स्ट्रक्चर और कितने टाइप का, सभी देखते हैं वन बाय वन। रब करते हैं इसको। शुरू करते हैं कि सेल। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो सेल देखने को मिला अपने, सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो है वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा एक ह्यूमन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल। और लार्जेस्ट सेल, हम लार्जेस्ट सेल किसका देखा? ऑस्ट्रिच एग की जो सेल होती है ना, वो है अपनी लार्जेस्ट सेल। ऑस्ट्रिच एग सेल सबसे लार्ज सेल। लॉन्गेस्ट, लंबाई के देखना है, लॉन्गेस्ट सेल होती है अपनी नर्व सेल। नर्व सेल, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा अच्छी डिटेल है, तो इनको भी याद रखना है। लॉन्गेस्ट सेल। तो अभी इनकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, कैसी कैसी स्ट्रक्चर हो सकती है। तो स्ट्रक्चर तो हर एक की वेरिएबल टाइप की है, तो सभी को देखते हैं। क्यूबॉइडल भी है, स्क्विमस एपिथेलियल है, बहुत कुछ करने को मिलेगा। देखते हैं नर्व सेल के बारे में जानना। देखो अभी बात की तो नर्व सेल के बारे में देखते हैं थोड़ा सा, कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा आपको स्ट्रक्चर नर्व सेल का। नोड ऑफ लेमिना देखने को मिलेगा, काफी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा यहाँ में। ये बन गया एक नर्व सेल, ये हो गया ना नर्व सेल।
WBC सभी का हर एक के अंदर टाइप का है। RBC, WBC, बैक्टीरिया देखिए बैक्टीरिया का काफी टाइप की स्ट्रक्चर है। ये कोमा शेप, फोकस शेप, स्फेरिकल, ये सिंगल सेल है। और स्पाइरल शेप, लोग शेप भी बोल देते हैं। अदर भी काफी सारी शेप देखने को मिलती है। ये बेस्ड है किस पे, किस शेप अलग अलग टाइप में किस पे बेस्ड करती है। इन सभी की शेप उनकी फंक्शन पे डिपेंड करती है कि किस टाइप का फंक्शन वो परफॉर्म कर रही है, क्या उनकी इन्वॉल्वमेंट है कि सरवाइव कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को। तो उसके अकॉर्डिंग इन सभी की शेप अलग अलग टाइप की है। तो ये हो गया इनका शेप के अकॉर्डिंग। अब थोड़ा और देखते हैं कि अब हम लोग देखने को मिलेगा कि सेल थ्योरी किसने दी, क्या थी सेल थ्योरी, उसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। सेल थ्योरी देखते हैं। सेल थ्योरी सबसे पहले सेल थ्योरी थी क्या, सेल थ्योरी दी भी किसने, वो भी दोनों ही चीजें देखते। चलिए, एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। एक तो ये पॉइंट था कि सभी के सभी ऑर्गेनिज्म जो है वो किसके बने होते हैं, सेल के बने होते हैं। और सेकंड जो पॉइंट था वो हाइपोथेसिस दी गई थी, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी दी फर्स्ट, तो उनके बारे में देखते हैं। 1938 1939 में दिया गया था सेल थ्योरी। तो एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ अ सेल और ईच सेल is formed from pre-existing cell, जो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये हाइपोथेसिस दी, ये सेल थ्योरी दी, उनका नेम क्या था, उनका नेम था देख लेते हैं श्लीटर एंड स्वान। ये 1938 ये 1938 सेम ही टाइम के दौरान दिया गया था लगभग। तो हाँ, तो क्वेश्चन क्या आ रहा है नीचे के भी आपको भी देखना है थोड़ा सा। तो श्लीटर एंड स्वान, स्वान एक हमारे पास स्वान एक एनिमल है। तो एनिमल की जो स्टडी होती है, स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स क्या कहलाती है जी, सभी को पता ही है, जूलॉजी। और स्टडी ऑफ बॉटनी, स्टडी ऑफ प्लांट्स, सॉरी स्टडी ऑफ प्लांट्स क्या कहलाता है, बॉटनी। जितने भी टाइप के अपने पास प्लांट्स उनके बारे में अगर हम स्टडी करते हैं वो क्या कहलाती है, ब्रांच बनाई गई है उसकी, बायोलॉजी के अंदर आती है। बायोलॉजी को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो बायोलॉजी को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, वो चेक कर लेते हैं बायोलॉजी। एक तो इनको बॉटनी में डिवाइड किया गया है और सेकंड किसमें, ज़ूलॉजी में। अभी हमने देखा कि बायोलॉजी को सेकंड ज़ूलॉजी में। तो अभी थोड़ा सा देखते हैं, जानकारी बहुत अच्छा मिलेगा। ये पढ़ते हैं एरिस्टोटल, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी किनको बोला गया, एरिस्टोटल को बोला गया। फादर ऑफ ज़ूलॉजी से एरिस्टोटल को भी बोला गया, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर सबसे ज्यादा इन्होंने एनिमल्स के ऊपर स्टडी किया, तो इनको फादर ऑफ ज़ूलॉजी भी बोला गया है। तो स्टडी ऑफ प्लांट्स बॉटनी है ना, तो बॉटनी के फादर कौन है ये भी देख लेते हैं, थियोफ्रस्टस को फादर ऑफ बॉटनी बोला गया है। तो अभी हम देखते हैं, देखो मैंने बताया कि स्वान एक अपने पास एनिमल है, अपने को समुद्र में ओशन वगैरह में देखने को मिल जाता है, मछली खाता है, तो एनिमल है, तो यानी कि ज़ूलॉजी से रिलेट करता है। तो जो स्वान थे वो क्या थे, ज़ूलॉजिस्ट।
अपने से ये पूछ लिया जाता है कि जोलॉजिस्ट कौन था और बॉटनिस्ट कौन थे, तो बता देना है जी। अभी ध्यान रहेगा सभी को। चलो नेक्स्ट, ये हाइपोथेसिस दी गई थी इन दोनों के द्वारा, तो इस हाइपोथेसिस को क्लियर किन्होंने किया वो भी देख लेते हैं, रुडोल्फ बर्चू ने। रुडोल्फ बर्चू ने इस हाइपोथेसिस को प्रूव किया। इस हाइपोथेसिस की थ्योरी को नाम दिया गया सेलुलर सेलुलर, ये इस थ्योरी का नाम दिया गया। तो बस इतना ही है इसके रिगार्डिंग। तो नेक्स्ट अपने नाम भी देखते हैं कि अपना हमने अभी तक देखा सेल थ्योरी। दो साइंटिस्ट ने दिया, नेम देखा अपन ने, श्लीडन एंड सुमान, और ये देखा हमने अभी तक कि ये कौन थे, ज़ूलॉजिस्ट थे, और ये बॉटनिस्ट के बारे में देखा कि प्लांट की स्टडी, और ज़ूलॉजिस्ट एनिमल की स्टडी। और सेल थ्योरी के 2 पॉइंट्स देखे थे, कौन कौन से थे वो 2 पॉइंट, कि एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल, मतलब हर एक जो ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलकर बनता है, मतलब लाइफ की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है सेल अपनी। तो सेकंड पॉइंट था वो क्या था कि ईच सेल फॉर्म बनती है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल से, मतलब जो नई सेल बन रही है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बन रही है। इस थ्योरी को नेम दिया गया था ओमनी सेलुलर। ये जो थ्योरी, ये जो सेकंड पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट वैसे सुमान ने दिया, बट ये हाइपोथेसिस थी उस टाइम की, तो इसको प्रूव किया रुडोल्फ बर्चू ने इसको प्रूव किया सेकंड पॉइंट को। तो ये ध्यान रखना है, ये भी अपना क्वेश्चन बनता है नीट का, क्यों बनता है, किस तरह से बनता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हु डिस्कवर न्यूक्लियस ऑफ द सेल। तो न्यूक्लियस हमको अभी तक मालूम है किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, रॉबर्ट ब्राउन। एक केमिस्ट्री का नहीं है, केमिस्ट्री के अंदर आप सभी को मालूम है रदरफोर्ड ने किया था, गोल्ड ड्रॉप वाली एक्सपेरिमेंट थी ना। तो नेक्स्ट हम अभी देखते हैं वन बाय वन ऑर्गेनेलिज पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो हाँ, एक सेल, अब हम सेल लिखते हैं, सेंट्रल जो डेंस मटेरियल है हम सभी को मालूम ही है कि वो क्या है, न्यूक्लियस, लिक्विड फील्ड है न्यूक्लियस के अंदर भी, और एक सेल के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है उसका नाम क्या दिया था हमने, साइटोप्लाज्म, और इसका नाम क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमने देखा क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म। किसने दिया, ये दोनों को किसने डिस्कवर किया, पुरकिंजे ने इसको सबसे पहले देखा था। ये लिविंग कंटेंट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब वन बाय वन अपने को देखना है कि सेल के अंदर कितने टाइप के ऑर्गेनेलिज पाई जाती हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर भी काफी टाइप के ऑर्गन्स हैं, सभी का अपना अपना डिस्टिंक्ट वर्क है, बट सभी कोऑर्डिनेट मैनर में वर्क करते हैं ताकि एक लिविंग बीइंग जो लिविंग बॉडी है वो सर्वाइव कर सके। उसी टाइप से एक सेल है, उसके अंदर भी उसी तरह से ऑर्गेनेलिज पाई जाती है। तो हमें सब ऑर्गेनेलिज को वन बाय वन देखना है। तो शुरू करते हैं और एक पहला क्वेश्चन देखते हैं, एंडो मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल।
एंडो मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली कौन कौन सी होती क्या है, सबसे पहले वो भी देखते हैं। वो ऑर्गेनेली जिसकी अपनी खुद की मेम्ब्रेन होती है वो एंडो मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, और ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट में वर्क करती है, कोऑर्डिनेट मैनर में वर्क करती है। इनके अंदर कौन कौन सी आती है, एक तो है ईआर, ईआर मींस द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। फर्दर दो टाइप का है, आरईआर, एस ईआर। आरईआर मतलब रफ ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या है, स्मूथ ईआर। ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो बनता है गोल्जी अपरेटस, गोल्जी बॉडी भी बोल दिया जाता है, इसको ध्यान रखना है। थर्ड गोल्जी से ही बनता है लाइसोसोम, इसकी एक्सटेंशन से बनता है लाइसोसोम एंड द वैक्यूल। ठीक है जी। ये चार मेम्ब्रेन जो है, चार ऑर्गेनेली आपस में जुड़ के कोऑर्डिनेट में वर्क करती है, इन चार को एंडो मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज बोला जाता है। इसके अलावा भी हमारी सेल के अंदर काफी ऑर्गेनेलीज हैं जिनके अंदर आप कुछ एक के बारे में जानते होंगे, जैसे कि फर्स्ट है तो माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड इज क्लोरोप्लास्ट, थर्ड इज द सेंट्रल बॉडी देख चुके हो, न्यूक्लियस, फोर्थ इज सेंट्रियोल। आप राइबोसोम के बारे में देखा होगा, राइबोसोम। अगर कोई ऑर्गेनेलीज तो वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं, इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये तीनों ऑर्गेनेलीज, इस पे क्वेश्चन उठ जाता है, ये तीनों ऑर्गेनेली डबल मेम्ब्रेनस है, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। ध्यान रखना इसके बारे में भी, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली पूछ लिया जाएगा कौन कौन सी है, इनकी फंक्शनिंग भी देखेंगे वन बाय वन। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं एक सेल के अंदर इनको बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक सेल लेते हैं दोबारा और बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये है हमारा एक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस स्ट्रक्चर लिया, डबल मेम्ब्रेनस है, अभी देखा हमने, पोरस है, छेद प्रेजेंट है, जो लिक्विड है इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है, डेंस मटेरियल भी है। नाउ नेक्स्ट ऑर्गेनेली शुरू हो जाती है यहाँ से, इस टाइप से। ये क्या है हमारा, ये होगा न्यूक्लियस, ये होगा हमारा ईआर। ये हो गया हमारा आरईआर, और ये हो गया एसईआर। ये हो गया हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये फर्दर इसकी एक्सटेंशन चेंज हो जाती है गोल्जी बॉडीज में, मतलब अपनी एक्सटेंशन को निकालती रहती है, गोल्जी बॉडी बनती है। इस टाइप से, और गोल्जी बॉडी फिर नेक्स्ट स्मॉल स्फीरिकल बॉडीज को एक्सटेंड करती है, बनाती है। तो इन स्फीरिकल बॉडीज के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। ये होगी अपनी गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपरेटस, और ये हो गया अपना वैक्यूल, तो ये हो गया हमारा लाइसोसोम। ठीक है जी। तो नेक्स्ट सेल के अंदर बहुत कुछ देखने को मिलता है, अभी इधर ही, जैसे कि डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली में हमने एक माइटोकॉन्ड्रिया को भी रखा, तो ये हो गया अपना माइटोकॉन्ड्रिया। पावर ऑफ द सेल बोला जाता है इसको, ये भी साथ साथ पढ़ते रहो। ये सुसाइडल क्यों इसकी मेम्ब्रेन के बारे में पूछ लिया जाता है, टोनोप्लास्ट। और नेक्स्ट
हाँ इसको तो सभी को याद ही होगा, साइटोप्लाज्म में भी बनाया था, हर जगह भी पाया जाता है। अच्छा ये रफ है तो इसके ऊपर जो प्रेजेंट है वो क्या है, वो है राइबोसोम। राइबोसोम इसके ऊपर प्रेजेंट है, इसीलिए ये आर्या कहलाया। ठीक है जी। नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट, हम देखते हैं अपना क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये हो हमारा क्लोरोप्लास्ट। सेंट्रियो एनिमल सेल के अंदर पाया जाता है। सेंट्रियो सेल डिवीजन के दौरान इसकी बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प करता है। विदाउट मेम्ब्रेन सेंट्रियो क्लोरोप्लास्ट, ये हो गया सेंट्रियोल। अगर कोई ऑर्गेनेली बताई हो जैसे कि राइबोसोम, हाँ राइबोसोम बता दिया, मतलब 2 स्मॉल यूनिट से मिलकर बनते हैं, इसके बारे में देखेंगे हम डिटेल से। नाउ वी स्टार्ट। अब नेक्स्ट ऑर्गेनेली, चलो नाउ भी देखते हैं अपना ऑन द। अभी सबसे पहले हमने देखा था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो ऑर्गेनिज्म को भी फर्दर 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मतलब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। देखते हैं ये क्या होता है, प्रोकैरियोट है ना यूकैरियोट में डिफरेंस 9th में भी देखा था थोड़ा सा। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड द यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक प्रो मींस पहले जो अर्लियर लाइफ थी, जो अर्लियर ऑर्गेनिज्म अपनी धरती पर आए, तो उनको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोला गया था। सिंपलेस्ट सेल थी, सिंपलेस्ट सेल मतलब सब ऑर्गेनेलीज जो थी वो इसके अंदर एब्सेंट है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट है, वो भी याद रखना है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट है। न्यूक्लियस, चियो न्यूक्लियस भी इसके अंदर क्या है, एब्सेंट है। इसके अंदर लिक्विड पाया जाता है। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट रहेगा। न्यूक्लियस एब्सेंट है तो न्यूक्लियर है, न्यूक्लियस। मेम्ब्रेन भी एब्सेंट है। और हाँ तो एक एग्जांपल भी देख लेते हैं इसका, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जनरली प्रोकैरियोट्स के अंदर आते हैं। आजकल आप सभी कोरोना पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, तो वो एक वायरस है, ये सभी को मालूम ही है वायरस। थोड़े से इसके बारे में डिटेल देखेंगे। ये सेल्फ थ्योरी की एक्सेप्शनल है, सेल्फ थ्योरी एक्सेप्शनल मीन क्या है इस चीज से, जो वायरस होता है एक सिंगल सेल का भी नहीं होता है, विदाउट सेल, और ना ही इसको लिविंग में रखा जाता है ना ही इसको डेड में रखा जाता है। ये एक अलग सेपरेट ये है, ना ही इसको लिविंग में रखा गया ना ही इसको डेड में। क्यों? क्योंकि अगर ये लिविंग बॉडी के ऊपर है तो उसका जो फंक्शनिंग है उसको अरेक्ट कर लेता है और उसकी तरह बिहेव करने लग जाता है, तब ये लिविंग होता है। अगर ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर है तो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा। अभी देखते हैं यूकैरियोट, ये हो गए एडवांस ऑर्गेनिज्म। एडवांस ऑर्गेनिज्म थे, इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली भी प्रेजेंट है, नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट है। देखेंगे जैसे कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज सभी पाई जाती है, और नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज भी पाई जाएगी इसमें।
सभी के सभी एनिमल प्लांट्स यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर सभी इसके अंदर इंक्लूड है। एग्जांपल तो क्या होता है सभी को मालूम है, अमीबा से लेके अमीबा, यीस्ट, डायटम्स, एनिमल्स, प्लांट कोई भी ले सकते हो, ब्रायोफाइट, टेट्राफाइट, जिम्नोस्पर्म, उन सभी देखा है आप सभी ने। और नेक्स्ट वो करते हैं यूकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली अभी देखा हमने 4 मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, एंडोमेम्ब्रेन देखा हमने ना, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली सेंट्रियोल में बताया, न्यूक्लियस भी बता दिए, चलो कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। प्रोकैरियोट यानी यूकैरियोट यही है, ध्यान रखना है और देखेंगे। अब नेक्स्ट अपन शुरू करते हैं। फर्दर हम शुरू करते हैं एक ऑर्गेनेली से, हम ऑर्गेनेली लेते हैं। तो हमने अभी तक शुरू किया था सेंट्रल बॉडी से, सेंट्रल बॉडी अपना क्या है न्यूक्लियस, तो हम सेंट्रल से शुरू करते हैं क्योंकि न्यूक्लियस क्या आता है इसके बारे में, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है, इतना खुला खुला तो नहीं बिल्कुल एक साथ लगे हुए हैं मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, डबल मेम्ब्रेनस। सो जिस तरह से आत्मा है हमारी बॉडी में जो कंट्रोल कर रही है बॉडी फंक्शनिंग को, उसी तरह एक सेल की फंक्शनिंग को, पूरी सेल को न्यूक्लियस हैंडल करती है। यहाँ पे ये पोरस है, इसके अंदर का लिक्विड जो है हमें देखा अभी, क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोप्लाज्म। सेल से बाहर जो है इसको क्या बोला, साइटोप्लाज्म। अभी न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में देखना है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसको बोलते हैं अपन क्रोमैटिन, क्रोमैटिन। और जब जब क्रोमैटिन डेंस होता चला जाता है, क्रोमैटिन डेंस होने से क्या बनता है क्रोमोसोम। आप सभी ने क्रोमोसोम को जरूर सुना होगा, ह्यूमन बीइंग के बारे में तो सुना ही, ह्यूमन बीइंग के अंदर कितने नंबर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, कितने 46 क्रोमोसोम, 23 पेयर क्रोमोसोम पाया जाता है, जिनमें से 22 को तो बोलते हैं ऑटोसोम, और 23 नंबर का जो क्रोमोसोम है 23 पेयर है सेक्स क्रोमोसोम या फिर एलोसोम, इसको बोल दिया था एलोसोम। हाँ, तो जब कभी भी कोई बेबी होता है अपने घर में तो सभी को बहुत खुशी होती है और उसको अपने से मिलाने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं कि हाँ इसकी नाक मेरे से मिलती है, इसकी आंख मेरे से मिलती है, तो बच्चा खुश भी होता है और माता पिता भी खुश होते हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब उस बेबी के कैरेक्टर एक पेरेंट्स के साथ मिल रहे हैं, ये हो रहा है अपने क्रोमोसोम की वजह से। एक माता पिता से बेबी में जो आ रहा है वो है अपना क्रोमोसोम, तो वो क्रोमोसोम ही डिसाइड करता है लाइक, मतलब लाइक प्रोड्यूस लाइक, जैसे ह्यूमन बीइंग को ही प्रोड्यूस करता है, नो अदर बेबी, नो अदर ऑर्गेनिज्म। तो उसी तरह उससे कुछ ना कुछ सिमिलरिटी रखते हैं, कुछ डिफरेंस भी होता है। ह्यूमन बीइंग है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर वेरिएशन है, इसी वजह से वो इस धरती पर सर्वाइव कर पाता है। वेरिएशन आएगा तो सर्वाइव जरूर करेगा, अगर अपने अंदर बदलाव नहीं लाएगा तो तुरंत इस धरती से एक्सटिंक्ट हो जाएगा, जिस तरह से डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए। तो वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ, तो इसके बारे में 9th में भी स्टडी किया हमने, हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस चैप्टर में। हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस मतलब कैरेक्टर जो पेरेंट्स से बेबी में आ रहे हैं उसको हमने बोला था हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस। तो हाँ, हमने उसकी एक यूनिट भी देखी थी कि क्रोमैटिन भी फर्दर ब्रेक डाउन करें तो एक स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलकर बना था जिसको बोलते हैं जीन। मीन हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है अपना जीन। ये क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान रखना है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई अपनी जीन। अभी हमको क्रोमोसोम देखना, हाँ इसके अंदर थोड़ा डेंस मटेरियल भी मिलेगा जिसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस
इसका जो लिक्विड इकट्ठा होता है उसको बोला न्यूक्लियस विदाउट द मेम्ब्रेन। अब हमें क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर देखना है और देखना है कितने टाइप का क्रोमोसोम होता है। देखते हैं जी, शुरू करते हैं। कुछ इस टाइप का अपने को क्रोमोसोम देखने को मिला। ये जो सेंट्रल बॉडी बनाया है इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर, ठीक है जी। ये थ्रेड, धागा, डॉटर थ्रेड, थ्रेड, डॉटर थ्रेड, ओके। और हाँ, तो इसको भी देखते हैं थोड़ा सा, आपको देखने को मिलेगा एनसीईआरटी के अंदर भी। क्रोमोसोम के अंदर जो सेंट्रल बॉडी अपन ने बनाया उसको बनाया सेंट्रोमेयर। तो ये अगर हम 3D में बनाए इसको, एक इस तरह से है डॉक्टर साहब, तो यहाँ पे एक स्फीरिकल बॉडी है, उसको कवर अप करने के लिए इस तरह से लार्ज साइज में एक बॉडी है, पूरे पे कवर अप नहीं है, बस इसी के ऊपर है। इसको बोलते हैं काइनेटोकोर, काइनेटोकोर, ठीक है जी। ये ध्यान रखना, आगे भी और पीछे भी दोनों साइड काइनेटोकोर प्रेजेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर, क्रोमोसोम को फर्दर 4 टाइम में डिवाइड किया गया है। तो वो देख रहे हैं, तो देखो अगर सेंट्रोमेयर बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है तो इसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अब थोड़ा सा इसको चिल्ड करते हैं, थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आते हैं सेंट्रोमेयर को, मतलब नीचे जो थ्रेड है इसको थोड़ा छोटा कर दीजिए, ज़्यादा भी मत कीजिए, थोड़ा ही छोटा कीजिए। इसको बोला है सब मेटासेंट्रिक, क्या बोला जी, सब मेटासेंट्रिक, ठीक है जी। थोड़ा और कर दीजिए, तो है ये एक्रोसेंट्रिक। नीचे वाली को और छोटा कर दीजिए। ये देखते हैं टीलोसेंट्रिक। शेप, इनकी शेप पे क्वेश्चन आ जाता है। ये आई शेप, ये जे शेप, ये एल शेप और ये वी शेप। जब सेंट्रोमेयर पेरिफेरी पे पहुंच गया तो आई शेप का लग रहा है डॉट स्ट्रक्चर, और बिल्कुल सेंटर में मेटासेंट्रिक। थोड़ा सा फर्दर एक्सटेंड हुआ, आगे की तरफ बढ़ा तो सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, पेरिफेरी से थोड़ा ऊपर और मैं सब मेटासेंट्रिक थोड़ा नीचे, एक्रोसेंट्रिक बोला गया, इसको ध्यान रखना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमेयर क्रोमोसोम को फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ध्यान रखना है। हाँ, क्रोमोसोम के ऊपर एक इस टाइप की एक्सटेंशन देखने को मिलेगी। इस टाइप का जो क्रोमोसोम होगा इसको सैटेलाइट क्रोमोसोम बोल दिया जाता है, सैटेलाइट क्रोमोसोम। ये जो सैटेलाइट बनाया गया है ये स्टे नहीं हो पाता, मीन हम इसको डाई की प्रेजेंस में नहीं देख पाते, डाई पर नहीं देख पाते, तो इसीलिए इसको इसका फंक्शनिंग भी फर्दर रहता है, वो भी देखेंगे इस एक्सटेंशन की। तो ये है सैटेलाइट क्रोमोसोम, ठीक है जी। तो क्रोमोसोम के बारे में हमने देख ही लिया है, फर्दर कितने टाइप का है। तो न्यूक्लियस का, हाँ, तो अब इन पोर्स के बारे में समझते हैं, इन पोर्स की फंक्शनिंग क्या है। इन पोर्स से ये जो मेम्ब्रेन है, पहले तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेलेक्टिवली परमिएबल भी बोल दिया जाता है, सेलेक्टिवली परमिएबल मीन कुछ सब्सटेंस को अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग ही आने जाने देता है अपनी मेम्ब्रेन से। मतलब जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो, और जो साइटोप्लाज्म है मीन
आना जाना करते हैं इन पोर्स के थ्रू, अपनी नेसेसिटी के अकॉर्डिंग कुछ भी सब्सटेंस को लेन देन करता है, तो ध्यान रखना है इस चीज का भी। नेक्स्ट देखते हैं हम। हाँ, तो न्यूक्लियस के बारे में अभी इतना ही। न्यूक्लियस के बारे में हमने देखा, डिस्कवरी भी देखा, डबल मेम्ब्रेनस भी देखा, और इसके अंदर हमने देखा कि जेनेटिक मैटेरियल भी प्रेजेंट है। हाँ, थोड़ा सा और देखने की कोशिश करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस के अंदर हमें देखो, क्रोमोसोम से पहले हम देखते हैं कि डीएनए आरएनए पढ़ने को मिलता है, डीएनए और आरएनए। तो हमारी जितने भी टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी टाइप के अपने डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, उन सभी के अंदर दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड है। दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड है। वो दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से है? वो यही है, डीएनए और आरएनए। RNA is the ribonucleic acid and the DNA is the deoxyribonucleic acid। हमारी बॉडी में दोनों ही टाइप का पाया जाता है। RNA प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, मैसेंजर के लिए, मैसेंजर में भी मैसेंजर की तरह भी हेल्प करता है, मैसेज सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। DNA जेनेटिक दोनों ही, हमारा जेनेटिक मटेरियल DNA पूरा स्ट्रॉन्ग है और स्टेबल भी है, इसीलिए हम इसको अपना जेनेटिक मटेरियल मानते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इनकी नेचर के अकॉर्डिंग हमारा न्यूक्लिक एसिड देखो पीएच कितना जाएगा, एसिडिक है तो पीएच 1 से लेकर 7 के बीच में रहेगा, मतलब नीचे नीचे रहेगा, 1 के करीब नहीं आता है, ना ही ज़्यादा बेसिक की तरफ जा ही नहीं पाता, 1.5 से पहले मतलब पूरा एसिडिक है। थैंक यू आज के लिए।